तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना रैंक बूस्टर प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें जेई मेन का और पीरियोडिसिटी आपका आज ख़त्म हो जाएगा तकरीबन। तो इसमें हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन बताऊं उससे पहले कि आप अपनी स्क्रीन पे जो भी आपका क्वेश्चन आया है तो उसको पॉज करके अपनी वीडियो को इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो उससे मैच कीजिए। तो आपको एक तरीके से रिवीजन ही हो जाएगी, क्योंकि आप चीज़ें कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो। ठीक है, तो पहले आप अपना खुद से ट्राई करिए। अगर खुद से नहीं होता है तो आप इस दोबारा से पॉज करके मतलब रिज्यूम करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज इन कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखो बच्चों, जब भी बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, ये बात करिए एटॉमिक रेडियाई की, तो हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जेड इफेक्टिव। ठीक है, खैर यहाँ पे जेड इफेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल का आपको ज़रा सा थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। किस तरीके से कर ले जाओगे? हालांकि आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो देखो, मैं अगर इसको अरेंज करूँ तो आप जानते हैं कि 17th जो ग्रुप होता है आपका, उसमें होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये 3 दिए हुए हैं आपके। और उसके बाद जो कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है वो होता है आपका इस तरीके से। ऑक्सीजन जो 16th में होता है आपका ऑक्सीजन, इस तरीके से। कार्बन रहा होगा कब? कहीं यहाँ नाइट्रोजन के बाद कार्बन रहा होगा 14th में। ये आपके कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4। ये मतलब नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो नाइट्रोजन को कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप, देखो अब ये देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था। ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज़ बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा? पहले नंबर पे इसको दे देंगे, दूसरे पे फिर क्लोरीन आ जाएगा, तीसरे पे आपका, अब देखो तीसरे, चौथे और पाँचवें पे किसको करोगे? अब हम बात करेंगे, देखो ग्रुप की बात कर लिया, पीरियड की बात करेंगे। अब पीरियड की बात करेंगे। पीरियड में किस तरीके से बात करेंगे? तो कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको पता है कि इधर से इधर लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ क्रैश कोर्स में, पीरियोडिसिटी जब पढ़ा रहा था आपको। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? देखो, कार्बन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। मतलब कि 1 इसका, 2 इसका, 3 कार्बन का, 4 जो होगा ऑक्सीजन का होगा, और 5 आपका फ्लोरीन का होगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसीलिए कहता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाता है बच्चों को। और नंबर तो बिल्कुल इसमें आराम से मिलते हैं, आराम से मिलेंगे अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ रखा होगा तो ये टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की एंड सिलिकॉन की। तो देखो कितना सिंपल है। इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो 2p6 3s1, ये मैंने बाद वाले लिख दिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। अगर मैं बात करूँ किसकी? मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की बात करूँ तो 2p6 3s2, ये भी लिख दिया, लो जी। फिर लिख दूँ एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा? 2p6 3s2 3p1। और आपका सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ, तो सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ तो आपका आएगा यहाँ पे 3p2 आ जाएगा। सिंपल है, 14 होता है इसका, 13 होता है इसका, 14 होता है इसका, 12 होता है इसका, 11 होता है, ये सब जानते हो आप। 3p2 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताई थी कि जो एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज़ योर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आपका, आयनाइजेशन एनर्जी उसे कहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से निकल जाए तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकल रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैं बात करूँ इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा? जो कि स्टेबल नहीं होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से नहीं निकलेगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके से है। ये सोडियम इधर होगा आपका पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ। देखो पीरियोडिक टेबल से भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको खुद आपको इमेज बनानी है पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, इस तरीके से होगा। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा। तो आप पता है क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते थे? इस तरीके से भी कर सकते थे कि इधर से इधर जाओ तो जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इधर से भी आप क्वेश्चन ये निकाल ले जाते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया था, देखो 3s2, आप सोच रहे होगे 3s2 का ये फुल्ली फिल्ड है तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन मैंने ये बोला था बच्चों कि जब भी आप फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड की बात आती है तो ये मैग्नीशियम जो है इससे कंपेयर कर सकता है, इससे कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन सिलिकॉन से कंपैरिजन नहीं कर सकता, ये एक जंप नहीं कर सकता। तो सिलिकॉन की ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा ही रहेगी, तो सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा रहेगी। सिलिकॉन की कितनी होगी सबसे ज़्यादा? 7 7 7 86। ये आपकी किसकी जाएगी?
किसके साथ जाएगा, सिलिकॉन के साथ जाएगा। अब बात करते हैं कि अब सेकंड किसका होगा, सेकंड सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखो किसका सबसे ज़्यादा होगा, आप सोच सकते हो किसका ज़्यादा होगा। अब देखो मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम के बराबर में एल्यूमिनियम और बराबर में इसके एक तरफ Na है और एक तरफ एल्यूमिनियम है। तो अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो ये फुल्ली फिल्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर ज़्यादा मुश्किल होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, आपका मैग्नीशियम आएगा, और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सा है, 737। ये क्या है, 737, मतलब ये किसके साथ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ जाएगा। अब बात करते हैं सोडियम और एल्यूमिनियम की, और आपको पता है सोडियम कहाँ पर आपका लेफ्ट में है और आपका एल्यूमिनियम कहाँ है, राइट में है। लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 575 जो है वो बड़ी वैल्यू है 496 से। तो ये किसके साथ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका एल्यूमिनियम के साथ, और ये जो रह गया आपका 496 ये जाएगा आपका सोडियम के साथ। इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना था। अगर आपने ये कंसेप्ट लगा लिया था कि मैग्नीशियम का जो है सिलिकॉन से डोमिनेट नहीं करेगा, सिलिकॉन का ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाता है। वो कभी भी बात करेंगे फुल्ली फिल्ड की, हाफ फिल्ड की, वो तो एडजेसेंट वाले के हिसाब से ही बात करेंगे, ठीक है, बाहर की बात नहीं करेंगे। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट। अब देखो ये पेयर दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर एंड सेलेनियम। देखो इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए थे। अगर आप बिना ऑप्शन के आंसर निकाल पा रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये आपके लिए। बेस्ट चीज़ क्यों है, क्योंकि अगर आप बिना ऑप्शन देखे अपना आंसर निकाल पा रहे हो, और पेपर में तो आपको ऑप्शन मिलेगा, पेपर में आपका ऑप्शन मिलेगा कि हाँ आपने इजीली आंसर निकाल लिया, तो पेपर में तो तुरंत देखते ही आप पहचान जाओगे। इससे क्या होगा, आपको एक सोच बढ़ेगी आपकी क्वेश्चंस करने की, आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे अगर खुद से करते हो तो, बिना ऑप्शंस देखे। इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं डाले। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इनमें से सबसे क्या करना है, एक पेयर में से वो निकालना है आपके मेन, मतलब एक जिसका आपका क्या है, देखो एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन द इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इसमें बात करूँ फ्लोरीन में, तो किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का तो सबसे हाईएस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो ऑप्शन में कौन सा आएगा, पहले तो क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। सल्फर एंड सेलेनियम में देखो, सल्फर जो है ऑक्सीजन ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, सल्फर जो है वो ऊपर है, सेलेनियम जो नीचे है। और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 1 साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर और सेलेनियम में किसका कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेलेनियम का कम होगा, तो सल्फर का ज़्यादा होगा, तो सल्फर लिख देंगे यहाँ पे। फिर मैं बात करूँ लिथियम एंड सोडियम का, तो लिथियम और सोडियम में किसका ज़्यादा होगा, बता सकते हो आप। लिथियम और सोडियम में, लिथियम देखो ऊपर आता है, सोडियम जो है नीचे आता है। और मैंने बताया था फिर से साइज़ इसका बड़ा हो गया, Na का, तो लिथियम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन थे आपके, यही तीन ऑप्शन में, जो ऑप्शन में ये तीन थे वो आपका आंसर था, सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो कितना बच्चों वाला, हैलोजन वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था, हैलोजन्स वाला इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको अरेंज करना है। तो देखो क्लोरीन का, देखो नीचे की साइड जाओगे तो साइज़ ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन डोमिनेट कर जाता है फ्लोरीन पे, ठीक है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, जिसमें से क्लोरीन डोमिनेट कर जाता है और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन से। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो क्लोरीन के साथ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर कौन सी, 349 वैल्यू है, ये किसके साथ जाएगी आपकी, क्लोरीन के साथ जाएगी। फिर आपका नंबर आता है, देखो ऑर्डर ये होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। देखो फ्लोरीन अब दूसरा जो हाईएस्ट होगा, दूसरा हाईएस्ट 333 है, उसके बाद तीसरा हाईएस्ट ब्रोमीन, तो 333 किसके साथ जाएगा, फ्लोरीन के साथ। उसके बाद 325 किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली ब्रोमीन के साथ। तो जो बच गया -296 वो किसके साथ जाएगा, आयोडीन के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस टॉपिक में जो है आपका पीरियोडिसिटी में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। एक बार पीरियोडिक टेबल से पूछ रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पूछ रहा है, एक बार आयनाइजेशन एनर्जी से पूछा है, अभी लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन, इनर्ट पेयर इफेक्ट पर भी मिलेंगे। तो हर जगह से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो हर टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये पूछ लिया कि कंपैरिजन ऑफ बोरोन से बेरिलियम से कंपेयर किया है, और पूछा है कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो बेसिकली बात करिए यहाँ पे जेड इफेक्टिव की और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की।
तो जेड इफेक्टिव के बेटे जी अगर मैं बात करूँ जेड इफेक्टिव की, तो आपको पता है लेफ्ट टू अगर मैं राइट जाता हूँ तो जेड इफेक्टिव क्या करता है आपका, इंक्रीज़ करता है। जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, मतलब कि बोरोन की जो जेड इफेक्टिव होगी वो ज़्यादा होगी, मोर होगी कंपैरिजन टू बेरिलियम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर बात करूँ मैं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लो, दोनों आसपास आस पड़ोस के एटम है। तो बोरोन की अगर मैं बात करूँ तो 1s2 2s2 2p1, और जो बेरिलियम की बात करूँ 1s2 2s2, ये आपका ये हो जाएगा। तो अब हालांकि ये दोनों क्या है, आस पड़ोस के एटम है, नेबर एटम है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लग जाएगा आपका क्या, मोस्ट स्टेबल। 2s2 क्या है, मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पे मोर स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा एज़ कंपेरिजन टू बोरोन। अगर नॉर्मल कंसेप्ट से चलते तो लेफ़्ट टू राइट हमारा क्या आता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो यहाँ पे जेड इफेक्टिव किसका था, बोरोन का था। किसका ज़्यादा हो जाना चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी, बोरोन का ज़्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है 2s2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बेरिलियम की, और जेड इफेक्टिव जो ज़्यादा होगा वो बोरोन का होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें बोरोन की जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो और बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो। देखो लेसर द जेड इफेक्टिव, मतलब बेरिलियम हैज़ लेसर जेड इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, एंड ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये भी आपका आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन था। तो देखो पेयर दैट हैज़ सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, अब देखो सिमिलर एटॉमिक रेडियाई का मतलब है इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता है कि जितने भी आपके 5th पीरियड एंड 6th पीरियड होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल इन साइज़ होते हैं, जो 5th पीरियड के 6th के इक्वल होते हैं। तो ढूंढ लो इसमें 5th 6th का कौन है। देखो तो यहाँ पे टाइटेनियम ये तो 4th पीरियड का हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका देखो ये आपका 5th 6th का है, ये 5th एंड ये 6th का है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये भी आपका क्या है 3D में आता है, मतलब 4 पीरियड है, ये भी आपका क्या है 3D में आता है, मतलब 4 पीरियड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है 5th पीरियड, सॉरी हाँ 5th पीरियड एंड 6th पीरियड का जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया। 20th क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आइंस। अब देखो इसको आप बिना देखे कर सकते थे, बिना देखे कैसे, देखो एक ढूंढ लो अब लिथियम में, लिथियम का होता है आपका एटॉमिक नंबर 3, लेकिन Li प्लस है तो यहाँ पे 2 होगा। अब 2 अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दैट इज़ योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो लिथियम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम प्लस में कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितना हो गया, टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसमें लिथियम है ना आपका, उसको तो काट ही दो, इसमें भी लिथियम है, इसमें भी लिथियम है, इसमें भी लिथियम है, एक फोर्थ वाला है जिसमें लिथियम नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो गिन भी लो। इसके होते हैं 11, एक इलेक्ट्रॉन कम कर रखा है प्लस चार्ज की वजह से 10 हो गए। फ्लोरीन में होते हैं 9, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रखा है मतलब 10 होंगे इसमें। ऑक्सीजन के होते हैं 8, मतलब 2 नेगेटिव का मतलब है 2 ऐड करेंगे तो इसमें भी हो गए 10। नाइट्रोजन में होते हैं 7, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में है तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 7 3 10 इस तरीके से हो जाएंगे, तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो आंसर इज योर 4th। सिमिलरली बात करूँ, एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज। देखो फर्स्ट एंड सेकंड में जब कब आपका ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो जब ही आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब पहले में से आप इलेक्ट्रॉन निकालो तो आसानी से निकल जाए, और दूसरे में से जब इलेक्ट्रॉन निकालो तो मोस्ट स्टेबल में से निकल रहा हो, ठीक है। तो किस तरीके से होगा इसका आंसर, आप खुद ट्राई करिए, इसमें आप खुद देखिए किस तरीके से होगा। मैं 3 गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। चलिए ये क्वेश्चन आपने जो है वो कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से आपको करना था। तो देखिए बेरियम जो है, देखिए ये पहले तो ये सबसे बड़ा साइज़ में होता है, आपको पता है ये बेरियम होता है, तो आपका जो एल्कली जो अर्थ मेटल होता है आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसमें होता है, प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका एल्कली मेटल में। इसका आपका क्या होता है आपका, अगर आपको देखोगे तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिख दो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 और 4s1, इस तरीके से होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इलेक्ट्रॉन देखो अभी ये क्या है, अभी हाफ फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैं निकालता हूं तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से, जैसे अभी ये तो निकाल दिया इलेक्ट्रॉन आपने, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी निकाल दी IE1, तो क्या बचेगा आपका 3s2
3p6 बचेगा। अब ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। अगर p ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका डिफरेंस है, मतलब जो IE2 है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, और इसका जो आएगा, इसमें से जो ये जो आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी, इन दोनों का डिफरेंस जो लोगे वो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, कैल्शियम का है, कैल्शियम में क्या है, 3s2 में से निकाल रहे हो, फिर हाफ फील्ड में से निकाल रहे हो, मतलब दोनों ही स्टेबल में से निकाल रहे हो, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा आपका। स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम आपका 4th पीरियड का, तो इसमें से भी ज़्यादा आपका नहीं होगा, तो जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पोटेशियम इज योर आंसर। ठीक है, तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्लोरीन, आर्गन एंड कैल्शियम इज। अब देखो, जब भी साइज़ की बात आएगी तो साइज़ की बात आएगी तो क्या बोलोगे, मतलब कि न्यूक्लियस से रे तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ योर साइज़। ऑब्वियस सी बात है। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि जो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर साइज़ डिक्रीज़ हो गया तो देख लो किसकी वजह से हो रहा है, देख लो, साइज़ ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्लोरीन, आर्गन एंड कैल्शियम इज अफेक्टेड बाय, किसकी वजह से हो रहा है, ऑब्वियस ये बात है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होगा, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही होगा, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। अगर आप आउटर मोस्ट में से निकाल दोगे, जब आपका साइज़ छोटा हो गया, मतलब कि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आ गया है, आखिरी वाला, मान लो इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका साइज़ कम हो गया है। अब इस पर जो वो फोर्स लगेगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेरिजन टू जो इस पर लग रहा था, है ना। जो पास में रहेगा उस पर ज़्यादा आसानी से लगेगा, जो दूर रहेगा उस पर कम लगेगा, तो दूर वाले तो निकाल दिया आपने, पास वाले बचे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आपका साइज़ जो होगा इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट विद Z इक्वल टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड। देखो 118 तक आपके डिस्कवर्ड हैं, ये आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, विल बी N या फिर A, क्या हो सकता है। देखो 118 तक है आपका, P ब्लॉक में जाता है, ये P ब्लॉक में जाता है। ठीक है, 119वां जो आएगा आपको पता है कि किस में जाएगा, एल्कली मेटल में जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में जो जाएगा एल्कली मेटल में। तो 120वां कहाँ जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में। देख लो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा, ये वाला है। तो अगर ऐसा नहीं आया तो देख लो, यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, इसमें देखो आप, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें 118 तक आ रहा है आपका, ये देखिए 118 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 118। तो 119 का आएगा, 119 आएगा यहाँ, 120 का आएगा, 120 आएगा यहाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120 में कहाँ पर है ये, इसमें है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल में। ठीक है, एस्ट्रो लॉग एलिमेंट में आपका चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, सिंपल सा है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ये देखो, ये वाला आपका हो ही गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑप्शन पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सारे, देखो ये आपका कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली का है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती है। तो टेलेरियम का जो साइज़, सॉरी स्टाइल से ये आएगा ना, तो इसका पूछा और इसका पूछा, तो टेलेरियम का कम होगा, तो ये तो गलत है। फिर आपका देखो पी, फॉस्फोरस और सल्फर, फॉस्फोरस होता है नाइट्रोजन फैमिली में, सल्फर होता है ऑक्सीजन फैमिली में, इस तरीके से होगा। सल्फर का होना चाहिए ज़्यादा, सल्फर का होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपका लेफ़्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अगर लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो सल्फर का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फॉस्फोरस का ज़्यादा दिया, तो ये भी गलत। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है 13th ग्रुप में, सिलिकॉन होता है 14th ग्रुप में, तो सिलिकॉन का होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन दिया किसका है, एल्यूमिनियम का, तो ये भी गलत, इसको भी हटाओ। बचा गैलियम और जर्मेनियम आपका। तो देखो ये क्या है, ये आपका 13th ग्रुप का है, ये आपका कौन सा है, 14th ग्रुप का है, क्योंकि आप जानते हो ये होता है बैंगन आलू गाजर, और ये होता है काशी गए, इस तरीके से। तो ये देख लो, यहाँ पर क्या इसका ज़्यादा ही होना चाहिए और इसका ज़्यादा ही दिया हुआ है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ये लेफ़्ट में ही प्रेजेंट है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इसी में ही, देखो ये है कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम और सल्फर। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको,
मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। एटॉमिक रेडियाई पूछना है, एटॉमिक रेडियाई जो बताना है आपको कि कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम, सल्फर में एटॉमिक रेडियाई किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो सीजियम जो प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे होता है, मतलब लेफ्ट में सबसे नीचे होता है, तो सीजियम का साइज़ तो सबसे बड़ा होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट में प्रेजेंट होता है और राइट में आपका साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो ये आपका बिल्कुल टॉप, बिल्कुल राइट लेफ्ट में और बिल्कुल नीचे होता है डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप तो ऑब्वियसली बात है ये साइज़ आपका इंक्रीज़ नहीं होना है। उसके बाद अब जो है लड़ाई होगी कार्बन में, एल्यूमिनियम में, सल्फर में। ठीक है, कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का है, एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का है, और ये जो है आपका ये भी थर्ड पीरियड का है। तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड पीरियड वाला तो हमेशा थर्ड पीरियड से छोटा ही होगा, तो कार्बन तो सबसे एंड में जाएगा, ये सबसे बड़ा और कार्बन सबसे छोटा। अब लड़ाई होगी एल्यूमिनियम और सल्फर में। तो एल्यूमिनियम जो प्रेजेंट है 13 ग्रुप का, सल्फर जो प्रेजेंट है वो 16 ग्रुप का, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, तो एल्यूमिनियम जो होगा वो बड़ा होगा, 13 ग्रुप का ज़्यादा बड़ा होगा सल्फर से, है ना। एल्यूमिनियम ज़्यादा बड़ा होगा सल्फर से क्योंकि वो आपका लेफ्ट में प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू सल्फर, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, फिर आपका सल्फर का होगा, फिर आपका कार्बन का होगा। बोलो कितना सरल था, बोलो कितना सरल था। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हो, क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर सीजियम, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड कार्बन। ठीक, अब देखिए इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनाइड सीरीज। ये तो सिंपल सा है, ये तो डेफिनेशन ही पूछ ली, देखो कितना आसान है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे क्या होता है, बोथ एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ नहीं था, ये तो देखते ही आपको आंसर लगाना था। उसके बाद है एल्यूमिनियम फाइंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कॉन्ट्रास्ट हेलियम जो होता है वो +1 में पाता है और +3 में भी पाता है। ये किसकी वजह से होता है, तो ऑब्वियस ही बात है आपका ये किस में हो जाता है, जो माइनस ऑक्सीडेशन से -2 कम किस में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो। इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डाउन द ग्रुप कम, मतलब रहना पसंद नहीं करती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है। जो थैलियम है इसमें क्या लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है, +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेरिजन टू +3, क्योंकि थैलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या है 13th ग्रुप के एलिमेंट, 13th ग्रुप के, जिसकी वजह से आपका थैलियम जो है +1 में रहना पसंद करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया, देख लो। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें देख लो किस तरीके से होगा। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, इनमें से देखो, आप कोशिश करो, कोशिश करो, तो सिंपल आपको देखते ही कर देना ये वाला क्वेश्चन। क्या होना चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर, देखिए देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। पॉज करिए, मैं 3 गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ देखिए 3p2 है या 3p1 है या 3p3 है। ठीक है, ये जो है हाफ फील्ड है, बाकी आपको कोई भी हाफ फील्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक ये और हाफ फील्ड है, लेकिन ये एक हाफ फील्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4p3 है, 4p3 मतलब n की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, n की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जो ये आपका न्यूक्लियस से दूर रहेगा, क्योंकि इसका n ज़्यादा है, n की वैल्यू ज़्यादा है तो न्यूक्लियस से दूर होगा। इसमें n कितना है, n=3 है, मतलब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहा होगा, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा रही होगी एज़ कम्पेरिजन टू n=4। दोनों ही हाफ फील्ड है, लेकिन ये n=4 वाला जो है ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर रहा होगा, और n=3 वाला है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रहा होगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन फ्लोर। अब देखो ये हेलोजन ग्रुप का फिर से पूछा, मतलब हेलोजन ग्रुप तो बिल्कुल खा जाओ इसको, हेलोजन ग्रुप तो बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है, अब आप तो इसको करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो 2-3 बार बता चुका हूँ। क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आपको पता है 17th ग्रुप का ज़्यादा होता है 16th ग्रुप में, और 17th ग्रुप में भी जो ज़्यादा होता है वो क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर 16th ग्रुप में आ गया ऑक्सीजन। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन यही था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इस पर आपको टिक लगाना था, बस सिंपल ख़त्म। चलो उसके बाद पूछा है ट्रूप और पीरियोडिक टेबल। अभी पीरियोडिक टेबल में पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन, क्या होगा देखो। ग्रुप 13 ऑल मेटल्स बिल्कुल नहीं होते, 13 ग्रुप में सारे मेटल तो बिल्कुल नहीं होते। क्या होते हैं जो 13 में बोरोन जो होता है आपका मेटलॉइड होता है आपका, तो ये था आपका आंसर गलत, ये तो नहीं होगा। उसके बाद जो है
उसके बाद जो है आपका एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर गैसेस, बिल्कुल नहीं। जो ब्रोमीन होता है आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी आप जानते हो, तो ये भी नहीं होगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू ग्रुप 15। तो आपको पता है टॉप लेफ्ट टू राइट जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जो 16वें का है वो लेसर होगा, लेसर होगा मतलब लेफ़्ट टू राइट जो है बढ़ता है, मतलब कि 16वें का ज़्यादा होना चाहिए 15वें का, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो 16वें का कम दिया है तो इसको गलत हो जाना चाहिए। लेकिन बेटा जी ये वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप 15 ग्रुप की आप बात करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली होता है। नाइट्रोजन फैमिली में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो P3 में होता है, मतलब हाफ फील्ड में होता है, हाफ फील्ड में होता है, हाफ फील्ड में। और ऑक्सीजन फैमिली जो होता है वो P4 में होता है। ये क्या होता है? हाफ फील्ड या फुली फील्ड नहीं होता, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ये ऑक्सीजन फैमिली का होता है। तो जिसकी वजह से आपका 16th ग्रुप का जो होता है वो कम होता है एनाइजेशन एनर्जी, और कम ही दिया हुआ है एज़ कंपेरिजन टू 15th ग्रुप। तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। फॉर 15 ग्रुप एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ऑन द ग्रुप, बिल्कुल गलत बात है। ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 वाला ज़्यादा स्टेबल करता है, तो ये भी गलत है। +5 दिया हुआ है, यहाँ +3 होना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थे आपके सारे जेई मेन के क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वो अब बहुत आसान है, सिंपल टॉपिक के हैं, वो रिपीट हो रहे हैं एक्चुअली में, इसलिए उसको मैंने नहीं डाला है। अगर आप ये क्वेश्चन आसानी से आप कर चुके हो, समझ चुके हो, तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। तो ये थे आपके जेई मेन के क्वेश्चंस। बाकी जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। और इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।